जुडिशरी में पता नहीं क्यों किस बल की कमी है कि वो सख्ती नहीं दिखाते हैं। मोस्ट पावरफुल चीज़ क्या लगती है? जुडिशरी है, गवर्नमेंट है, मीडिया है? आपको फीस ही भर देंगे, कुछ हमको मिलने वाला तो है नहीं वहाँ से। ये भावना जो है मुझको बहुत बुरा लगा। ये आम व्यक्ति है, उसका जुडिशरी से विश्वास उठता चला जा रहा बिल्कुल, है। जो भी उस कुर्सी पर बैठा है वो एक मानव है। आपको लगता है कि इसके वजह सोशल मीडिया भी काफ़ी हद तक है? मैं नाम नहीं लूंगा इसमें। तो पता नहीं ये भविष्य डार्क साइड नहीं दिखाता जुडिशरी सिस्टम? यहाँ तक आदेश हुआ जो कि आज तक शायद कभी हुआ नहीं होगा कि लिटिगेशन के लिए ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों के लिए अच्छा एरिया नहीं है एक ही विचार होना चाहिए मेरिट। कि मेरिट। जो अपराधी होते हैं तो उनकी मानसिकता क्या होती है? समय ऐसा आएगा कि ये सब क्राइम की तरफ आगे बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जब बात हो रही थी उस लिस्ट में आपका नाम भी था शायद। अगर संविधान को आपको एक सेंटेंस में बोलना हो? मैं कहते हैं न्याय अदालत में मिलता है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि न्याय की शुरुआत अदालत से बहुत पहले शुरू हो जाती है। जिस दिन हम बिना जाने किसी के बारे में राय बना लेते हैं, जिस दिन हम किसी की पहचान देखकर उसके चरित्र का फैसला कर देते हैं, शायद उसी दिन न्याय थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन क्या संविधान सिर्फ किताबों में है या हमारे व्यवहार में भी? अगर नहीं तो फिर असली चुनौती कहाँ है? और इसका सही जवाब मिलेगा हमारे आज के इस एपिसोड के गेस्ट से। हमारे आज के इस एपिसोड के गेस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री रविंद्र श्रीवास्तव जी। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट रविंद्र जी। नमस्कार। बहुत आपका जी आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने इस पॉडकास्ट में मुझको बुलाया और मौका दिया है। जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आज बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड ये होगा क्योंकि बहुत अच्छी बातें होंगी। आपका प्रोफेशन तो अपनी जगह है, लेकिन आप जो एज ए ह्यूमन बीइंग हैं, आपके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, और जब हम उनके एक एक डायमेंशन को जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो मुझे आज बिल्कुल ये तसल्ली है कि हमारे जो व्यूअर्स इस एपिसोड को देखेंगे उसमें बहुत सारे एक ह्यूमन डायमेंशंस देखने को मिलेंगे। ये बात तो ज़रूर आप ठीक कह रहे हैं। मैं बहुत ही एक इमोशनल इंसान हूँ जी, और उस नाते ह्यूमन डायमेंशन हो सकता है, और मेरे जो प्रोफेशन में भी उसका कुछ अंश शामिल है। छत्तीसगढ़ के छोटे से शहर से निकल के आप आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, और भी आपकी फहरिस्त है लंबी जो आपने क्या क्या अचीव किया है। लेकिन ये जो जर्नी थी, ये जर्नी आपने कैसे तय की? क्या इस जर्नी के दौरान आपने पाया, क्या खोया, क्या बदला और क्या समझा? मतलब ना सिर्फ प्रोफेशन को लेकर के, एज ए ह्यूमन बीइंग आपका जो एक ग्रोथ है वो कैसे हुई? आपका प्रश्न जो है वो अपने आप में इतना बड़ा है कि इस पर एक मुझको तो किताब ही लिखनी चाहिए। फिर भी मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। पहले तो ये मैं बता दूं कि मैं जहाँ पैदा हुआ, जहाँ मैं पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, मेरी कॉलेज की एजुकेशन भी जहाँ लॉ मैंने किया, रायगढ़, जैसा कि आपको शायद मालूम हो। रायगढ़ ऐसी कोई बहुत छोटी जगह उस समय नहीं थी। अच्छा। जी हाँ, रायगढ़ की एक अपनी विरासत थी, एक राजघराना था, और जिनको रायगढ़ के बारे में जानकारी है वो विरासत बहुत ही उम्दा किस्म की थी। वहाँ के जो राजा थे, राजा चक्रधर सिंह खास तौर पर, वो संगीत के बहुत बड़े पैटर्न थे, खुद भी बहुत बड़े तबला वादक थे। वहाँ हमेशा, इसलिए वहाँ पर एक कल्चरल एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। ये ज़रूर है कि जब मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई वगैरह शुरू की और मेरे बाबा पिताजी सभी वहीं थे, तो कोई स्कूल की जैसे कि आम जगह होती है कमी थी, मगर जो एक साधारण सा स्कूल था जी, जो कि रियासत के समय से चला आ रहा था, जहाँ मेरे पिताजी पढ़े स्कूल में, जहाँ मेरे दादाजी ने पढ़ाई की और वहाँ पढ़ाया भी, वो एक स्कूल था नटवर स्कूल के नाम पर, जी, और सरकारी स्कूल था। इतना ज़रूर था कि वहाँ पर मुझे बहुत अच्छे शिक्षक बहुत मिलते थे। उस समय की पढ़ाई और आज की पढ़ाई
में बहुत ही अंतर है। अंतर है। लेकिन एक व्यक्तिगत जो गुरु का संबंध होता है शिष्यों के साथ वो बहुत ज़्यादा था। हमारे जितने भी गुरुजी थे मुझको याद आता है, जो शिक्षक माननीय शिक्षक अब तो खैर वो नहीं होंगे दुनिया में, वो हर बच्चे से एक संबंध बना के रखते थे। ये एक बहुत बड़ी मेरी शिक्षा थी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मानवीय संवेदनाओं की बात की है। मैं एक दिन स्कूल जा रहा था, बरसात का ही समय था, चौथी की क्लास में मैं पढ़ता था। सरकारी स्कूल हम लोग पैदल जाया करते थे। बीच में बस्ता एक हम लोग के कपड़े का हुआ करता था, उसमें किताबें हुआ करती थीं। तो मैं जैसे ही स्कूल के दरवाजे में पहुंचा कि एक कुत्ते ने, जो कि पता चला कि पागल था, उसने मुझे काट लिया। अब उसने मुझे काटा या मैंने उसे काटा, क्योंकि मर वो गया, मैं तो मर गया। अच्छा खासा उसने मुझको काट लिया। तो अब उस स्कूल के जो प्रधान पाठक थे, उस समय तो हेड मास्टर ही हुआ करते थे, वह स्वयं तत्काल मुझको अस्पताल लेकर गए। और आप जानती हैं कि वो उस समय 14 इंजेक्शन लगते थे और बहुत बड़े बड़े लगते थे। मैं चौथी क्लास का एक विद्यार्थी था और ऑल्टरनेट डेज में, तो आप यकीन नहीं मानिएगा कि हर दिन वो अस्पताल इंजेक्शन लगवाने के लिए मुझको साथ लेके जाते थे। वो अपने स्कूल से थोड़ा बहुत समय निकाल कर वो आते थे। मैं स्कूल तो जाता नहीं था, वो मेरे घर से मेरे साथ मुझको इंजेक्शन। तो ऐसे जब जहाँ गुरु मिले, ऐसी जहाँ पर विरासत मिले, ऐसा तो वहाँ वो भी कुछ सीखने को तो मिल ही कैरेक्टर जाता बिल्डिंग है। का जो एक फाउंडेशन है वो जी वहीं हाँ। से हो जाती है। क्योंकि एक चीज़ मैं ये भी बताऊं कि आज की किताबी शिक्षा उतनी होती नहीं थी जितने की नैतिक शिक्षा और संस्कार की शिक्षा हम लोगों ने प्राप्त की अपने गुरुजनों से। इसका बड़ा महत्व था उस समय। और सबसे बड़ा, अगर इस नैतिक बल से और संस्कार से चरित्र का निर्माण होता है, और अगर चरित्र का निर्माण अच्छा हुआ तो वो आदमी किसी भी संघर्ष के योग्य होता है अपने जीवन में। ऐसा मेरी अपनी मानना है और मैंने अनुभव भी किया इस बात का। आपने चरित्र की बात कही, बहुत अच्छी बात है कि जो पुराने समय में जिस तरह से ध्यान दिया जाता था और जिस तरह से शिक्षा होती थी, तो न सिर्फ एक एजुकेशन किताबी ज्ञान नहीं, एक नैतिक ज्ञान दे करके कैरेक्टर बिल्ड किया जाता था। आज आप जिस प्रोफेशन में हैं और इतने लंबे समय से वहाँ, आप अलग अलग चरित्रों के अलग अलग लोगों से आपका सामना कई बार होता रहा है। अगर स्पेशली हम देखें कि जैसे जो अपराधी होते हैं, तो उनकी मानसिकता क्या होती है? चूँकि आपने बचपन से उस सब डायमेंशन को देखा है और इतने समय में इतने लोगों से आप मिले होंगे, तो क्या मानसिकता उनकी होती है कि जो बहुत ही अलग है? उनकी जन्मजात मानसिकता होती है या कुछ बीमारी के तहत होती है जिसको बदला जा सकता है? क्या आपने पाया जो भी आपराधिक मामलों में या संगीन आपराधिक मामलों में इन्वॉल्व होते हैं? कुछ समय से पहले, आज का वातावरण तो बहुत ही अलग सा है, लेकिन कुछ समय पहले जो हुआ करता था, और मेरा जो अपना अवलोकन था कि ज़्यादातर लोग अपराधी आदतन नहीं थे, आदतन नहीं होते, तो कुछ परिस्थितियों के वश में अपराध जैसे हो जाता था। अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं कहूँ तो गांव वगैरह हैं या शहर में भी जो निचला तबका है, वहाँ मिला, शराब पी ली, तनख्वाह मिली, शराब पी ली, उसमें नशे में झगड़ा हो गया, झगड़ा बढ़ गया और ये हो गई। इसमें कोई इरादतन नहीं। लेकिन पेशेवर अपराधियों का जो एक हिस्सा है समाज में, उनका जन्म भी एक धीरे धीरे हुआ है। और उसके लिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, एक तरफ नैतिक और संस्कार के मूल्यों की का जो ह्रास है, जो कमी है, जो निरंतर आई है, वो दूसरी तरफ ये लोग सब मिलकर ये एक सोशल प्रॉब्लम है। ये criminality in social life or in a society is basically a social problem. And it also involves a lot of other dimensions like psychological problems, psychic training, the environment in which they live. These are all the factors which contribute to the mental state. अब इसका कैसे सामाजिक रूप से, एक बार मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको अपनी बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं एडवोकेट जनरल था तो मैं यहाँ से रायपुर से दिल्ली की यात्रा कर रहा था। उस समय हवाई फ्लाइट चलती थी। तो संयोगवश ऐसा कुछ हुआ कि मेरे बगल में ही श्यामा चरण शुक्ला जी बैठे, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे यहाँ पर।
और ये सब पुराने आज़ादी की लड़ाई से जुड़े हुए लोग थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे। तो बातचीत के दौरान मैंने कहा, रायपुर के विकास की बातचीत चली। मैंने कहा दिल्ली में तो देखिए ऐसा इतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, क्या देख से नए मॉल आ रहे हैं, सड़कें अच्छी बन रही हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, गुड़गांव है देखिए, नोएडा देखिए, ऐसा लगता है कि हम तो विदेश में हिंदुस्तान बैठे के हैं। में से कहीं बाहर हैं। तो उन्होंने कहा कि रविंद्र जी ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ये आगे जाके बहुत बड़ी सामाजिक समस्या पैदा करने वाले हैं। तो मैंने कहा वो कैसे, इससे उसका क्या ताल्लुक़ है? बोले देखिए ये हमारा अर्बन सेंट्रिक डेवलपमेंट हो रहा है, जो कुछ भी डेवलपमेंट है अर्बन सेंट्रिक है, और एक ख़ास समाज के वर्ग को ध्यान में रख के ही सारा विकास किया जा रहा है। जो दूसरे तबके के लोग हैं और जो रूरल में रहते हैं या शहर से जुड़े हुए हिस्सों में रहते हैं, वहाँ ये नहीं है। बोले उनकी मानसिकता आगे जाके ये होगी कि देखिए ये लोग तो जो शहर में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी सुविधाएं इनको उपलब्ध हैं, हमको तो नहीं है। ये बाइक में चलते हैं, ये बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, महिंद्रा में चलते हैं और इसमें टाटा में चलते हैं, हमको तो नहीं है। उनके माता पिता ये सब उनके लिए साधन और ये शौक़ उनके पूरे कर नहीं सकते। तो ये एक समय ऐसा आएगा कि ये सब क्राइम की तरफ आगे बढ़ेंगे, ये अपने शव करने के लिए। देखिए उनका जो समाज का जो अध्ययन था वो कितना गहरा था। ये सब क्राइम करने का, अपराध करने के लिए, क्योंकि अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने, और मानव स्वभाव ऐसा होता है, इंस्टिंक्ट, ह्यूमन इंस्टिंक्ट कुछ इस तरह है कि वो इन सब बातों से बहुत प्रभावित होता है और उसकी तरफ ललायित होता है कि ये भी हमको भी हासिल होना चाहिए। तो ये अभाव एक तरफ है और दूसरी तरफ ये आकर्षण है और चकाचौंध है, ये सब जो है जो उनको करेगी, ये उसको लिए होगा। और यही बात मैंने भी अनुभव की अपने उस समय में। तो अब उससे क्या हुआ है कि गरीबी की वजह से और बेरोज़गारी भी आप करिए, इसे मैं राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं कहना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है कि लोग अपराध की तरफ आगे बढ़ गए हैं। वो ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि चाहे हम उसको सामाजिक कहें या एनवायरमेंटल कहें, बट एक मानसिक आजकल जो चीज़ें हैं वो भी बहुत, मेंटल हेल्थ या मानसिकता भी काफ़ी इसमें इंक्लूड हो गई है। बिल्कुल, मानसिकता बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही क्योंकि है। क्रिमिनल साइकोलॉजी में भी ऐसा कहा गया है कि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती, वो ग्रेजुअली धीरे डेवलप धीरे होती धीरे है। धीरे आपके समाज में जब परिवर्तन आता है, जी। एक छोटा सा बच्चा है, जब वो समझने के उम्र में आता है, वो अपने आसपास एक ऐसा वातावरण दिखता है जहाँ उसको ये समझ में आता है कि ये सब जब हो रहा है ये तो सब नॉर्मल है, ये तो ऐसा होता है, इस तरह से या इस तरह के अपराध होते हैं, इस तरह की फिल्में बनाई जाती हैं, टीवी में ऐसे सीरियल आते हैं, तो उसको ये सब दिखने लगता है कि ये सब तो एक सामान्य सी बात है। तो उसकी जो साइकोलॉजी है, उसकी जो एक साइकिक है या उसकी मानसिक अवस्था है, वो इतनी इनोसेंट होती है कि उस पर प्रभाव डालने लगती है और धीरे धीरे ये इस तरफ लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अभी जैसे रिसेंट जो केस है सिया और केतन का जो केस है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि मानसिकता ही एक तरीके से, देखिए एक तो पहले ये है कि मानसिकता, दूसरा कानून का कोई भय नहीं। अब जो बातें खुल के आ रही हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अब बताइए उन लोगों ने रिसर्च किया और एक जो और प्रकरण हुआ था उसके पहले उधर कहीं नॉर्थ ईस्ट में जी, उसके केस में प्रकरण को मेघालय, सब सारी जो चीज़ों के बारे में जानकारी, यहाँ तक रिसर्च किया गया इन्वेस्टिगेशन में उस लड़की के जो है कि उसने कहा कि भाई अगर हम अरेस्ट हो जाते हैं तो पुलिस कस्टडी में क्या टॉर्चर भी किया जाता है, इस बारे में भी उसने जानकारी हासिल पहले की। रखी। तो ये है ऐसा, मतलब ये तो प्लान्ड, इसको जैसे कहा जा, हाँ प्लान तरीके से, और ये बहुत कुछ बदल गया और ये बड़ी भारी समस्या है, हर किसी की चिंता है कि ऐसा सब क्यों हो रहा है। आपको लगता है कि इसकी वजह सोशल मीडिया भी काफ़ी हद तक है? क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल जिस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है, या इतना ज़्यादा प्रोपोगंडा है कि जो चीज़ सही नहीं है उसको भी सही दिखाया जाता है और अच्छा दिखाया जाता है। आप तो ये बिल्कुल भी ठीक कह रही हैं, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। और ऐसा लगता है मुझको कि सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत सशक्त माध्यम है लोगों को जोड़ने का, लोगों के बीच में संवाद का, संचार का एक बहुत सशक्त माध्यम है, उभर कर आया है। पर किसी भी चीज़ का या टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसका सदुपयोग हो तो बहुत अच्छा है, दुरुपयोग हो तो उससे बुरी कोई चीज़ नहीं है।
अब आपको मैं उदाहरण ये देता हूँ कि किस तरह से इसका दुरुपयोग हो रहा है, और खास तौर पे बच्चों के संदर्भ में। अभी आपने हफ्ते भर पहले काफ़ी बड़ा मुद्दा सामने उठकर आया, आपके भी संज्ञान में आया होगा, मेटा का जो प्रकरण है। अब देखिए, उसमें चूंकि ये सरकारी दखल हुआ है, इसलिए मैं आपको कह सकता हूँ कि ये इसमें सच्चाई है। अब मेटा प्रमोट कर रहा है ऐसे एडवर्टीजमेंट्स, ऐसे विज्ञापन अपने प्लेटफॉर्म में जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित हैं, और वो उनको अट्रैक्ट करके टेलीग्राम की तरफ ऐसे सारे विज्ञापन दे दे के उनके तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, 99 रुपीज़ लेके कि उसमें लेके। इस पर सरकार ने बड़ा गंभीर रुख अपनाया, उनको शो कॉज नोटिस वगैरह दिया, मगर क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन सोचिए, देखिए, सोशल मीडिया इसलिए तो नहीं था। अब सोशल मीडिया का उपयोग आजकल जो है स्वयं के प्रचार प्रसार के बारे करने के बारे में ज़्यादा हो रहा है। जो सामाजिक विषय हैं, जो समाज से संबंधित विषय हैं, जो मानव समस्याएं हैं, या उसका आप कह लीजिए कि एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से जो संबंधित है, ऐसे विषय जिनका कि सीधा सीधा संबंध जीवन से है, उसके बारे में चर्चा नहीं होती है। तो क्या होता है, जैसे अगर कई बार कोई बहुत हाई प्रोफाइल केस होता है, जैसे हम अभी बात करें अगर सिया केतन की ही केस की बात करें, तो क्या अदालत भी इन्फ्लुएंस होती है या थोड़ा सोचती है? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो एक तरीके से होता है कि जनता पहले ही फैसला दे देती है जो भी प्रकरण आता है, और सही गलत सबका एनालिसिस हो जाता है, हर व्यक्ति फ्री है, वो अपनी राय दे सकता है। तो क्या अदालत पर ये प्रेशर होता है, या वो सिर्फ साक्ष्य या उसके अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसी के आधार पर वो फैसला देती है, या कुछ डिफ़िकल्टी होती है? मैं तो मानता हूँ, और पूरे विश्वास के साथ इस बात को मानता हूँ कि अदालतें प्रभावित होती हैं, और ये अदालतें जो कि हैं निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक, ऊंचे से ऊंचे स्तर तक प्रभावित होती हैं। उसका मैं एक बहुत साधारण सा जो मैं उत्तर देना चाहता हूँ वो ये है कि जो भी उस कुर्सी पर बैठा है, न्याय की कुर्सी पर, वो जज है, चाहे वो पुरुष है या महिला है, वो एक मानव है, वो भी एक मानव है। उसकी अपनी कुछ संवेदनाएं हैं, उसके भी अपने कोई विचार हो सकते हैं, उसके भी अपना उनका कोई परसेप्शन हो सकता है। तो ये कैसे संभव है कि अगर चारों तरफ अगर ऐसा एक माहौल बन गया हो तो उसका प्रभाव उस पर ना पड़े? ये बहुत बड़ा चैलेंज किसी के लिए हो सकता है कि वो उससे अप्रभावित रहे। तो होता है, आपके जो प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सब जो चर्चाएं होने लगती हैं, इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। और शायद है कि जज के मन में ये कहीं ना कहीं ये ज़रूर रहता है कि मैं ऐसा कोई फैसला ना दूं जो कि जन जीव का जो विचार है या पब्लिक ओपिनियन है उसके अगेंस्ट चला जाए और मेरी ही आलोचना शुरू हो जाए। और ऐसा होता भी है। ये एक तरह का डर सा समा गया है। ऐसे मेरे कई ऐसे अनुभव हुए हैं जहाँ की मैंने इसका प्रभाव देखा, और आज नहीं, इसके पहले से ही भी ये चल रहा है। ये कौन से ऐसे अनुभव आपके रहे, कुछ शेयर करना चाहेंगे हम लोगों के साथ? जो कोई ऐसा केस आपका जहां आपको बहुत डिफ़िकल्टी आई हो, या आपको लगा हो कि ये मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल केस है? लाइफ का मेरा एक बहुत ही दिलचस्प मुकदमा है जिसको मैं हमेशा याद रखूँगा जी। और बहुत ही उसका एक दर्दनाक पहलू भी है। ओके। मैं जब जबलपुर में था और अच्छा था, मेरा सब कुछ काम वाम ठीक चलता था। मैं नाम नहीं लूँगा इसमें क्योंकि नाम की गोपनीयता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। तो एक प्रकरण इसी छत्तीसगढ़ स्टेट से ही आया जिसमें एक बहुत ही अच्छा, काबिल, अच्छे परिवार का एक लड़का जो कि एक खास रिलीजन या धर्म से संबंध रखता था, उसका प्रेम एक लड़की से हो गया जो किसी और धर्म की, और वहाँ वो धर्म मैं आपको कह देता हूँ कि एक तरफ एक सिख था और दूसरी तरफ एक मुस्लिम लड़की थी। इन दोनों के बीच में प्रेम हुआ, परिवार वाले राजी नहीं थे, अंततः उन लोगों ने फैसला किया और दोनों कहीं चले गए। अब ये इसका जब चलता रहा, उसको ज़बरदस्ती रखा गया,
तो हम लोगों ने हाई कोर्ट में, लड़के की तरफ से मुझको अप्रोच किया गया, तो हम लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई और कहा कि भाई ये लोग एडल्ट हैं, अपनी मर्जी से इन लोगों ने विवाह किया है, इनको इस तरह से कहीं बंदी बना कर रखना ठीक नहीं है। मतलब लड़के की फैमिली फिर बाद में रेडी हो गई थी ऐसा? हाँ, लड़के वो ठीक थे, वो ठीक थे कि समझदार ठीक थे, मगर दूसरा पक्ष ज़रा तैयार नहीं थे। तैयार नहीं था। उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे उस बच्ची को जब उन्होंने रखा तो देखा कि कोर्ट का दबाव बन रहा है, तो उसको करते करते किसी दूसरे देश में वो लोग ले गए। इतने प्रभावशाली तो लोग थे कि, और वहाँ जब हम लोग को ये बात पता चली कि ऐसा किया गया, तब हमने फिर वहाँ लगाई और कोर्ट ने पूरी बात को समझा और यहाँ तक आदेश हुआ, जो कि आज तक शायद कभी हुआ नहीं होगा, कि दबाव डालकर आदेश पारित करके इंडियन जो फॉरेन एजेंसी है या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को इन्वॉल्व करते हुए उसको लाना पड़ा वापस, इतना लड़की को दबाव वापस कोर्ट के माध्यम से। और कोर्ट ने आदेश दिया कि ये दोनों हाजिर हों कोर्ट में, वो डालना चाहती थी ये। अब इसका एक ऐसा रूप बन गया, इसमें इतनी राजनीति समा गई उसमें, और इतना ज़्यादा इसके बारे में चर्चा होने लगी जगह जगह बात उसमें, कि जब अंततः उसका निर्णय का समय आया तो कोर्ट पैर ढीले हो गए। वो ज़रा, अगर उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे तो शायद कोई बहुत बड़ी ऐसी दिक्कत हो जाएगी, और उन्होंने अंततः बड़ा बच्चे को और बच्ची दोनों को बड़ा निराश होता हुआ छोड़ दिया और दोनों अलग अलग हो गए, मिल नहीं पाए। वो एक ऐसा उदाहरण मेरे जीवन में है जहाँ की मैंने पाया कि न्याय नहीं हुआ, और न्याय नहीं होने का कारण ये था कि जो एक दबाव बना, एक तो उसका मीडिया में बहुत बड़ा कारण था। ऐसे छोटे छोटे बहुत से मुकदमे हैं, गरीबों के मुकदमों करने में जो सुख मिलता है मुझको। मेरे यहाँ ये निर्देश है मेरे ऑफिस को कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कोई भी अगर आता है और ये कहता है कि मैं आपकी फ़ीस नहीं दे सकता, यहाँ का खर्चा नहीं उठा सकता, तो उसे वापस नहीं भेजना है। तो इतनी मानवीयता भी है आप में, आपको अपने काम की भी समझ है, आपकी सीनियरिटी भी है, और तकरीबन आई थिंक 2022 के आसपास उसमें शायद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जब बात हो रही थी उस लिस्ट में आपका नाम भी था शायद, लेकिन किसी कारण फिर नहीं, ऐसा नहीं है। ये हुआ ऐसा कि तो 1998 में, 1998 में मेरे जो बड़े अजीज़ दोस्त हैं, भाई हैं, बड़े विवेक तनखा साहब को और मुझको एक साथ ऑफ़र मिला जज बनने का, और उन्होंने तो शायद ऑफ़र तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था। हम दोनों को साथ ही साथ मिला, और हम लोग एक तरह से साथ ही साथ, वो मुझसे उम्र में तो करीब 2 साल बड़े हैं, लेकिन मुझसे बहुत प्यार रखते हैं, और मैं भी उन पर उतना ही विश्वास रखता हूँ, और उनकी को अपने बड़े भाई का दर्जा मैंने दिया हुआ है। हम दोनों को एक साथ ही मिला। हम दो सीनियर एडवोकेट भी बहुत कम उम्र में एक साथ ही, जी हाँ, आप तो यंगेस्ट आई थिंक एडवोकेट जनरल रहे हैं। मेरी उम्र उस समय 39 साल की थी, जो कि अपने आप में एक कानूनन तो 45 साल की उम्र होना चाहिए थी, लेकिन फुल कोर्ट जो उस समय था मध्य प्रदेश में करीब 30-32 जज थे, इन सब लोगों ने फैसला किया और रूल को रिलैक्स कर दिया और मुझको डेजिग्नेट किया। मैं प्रभु का और उन सब का बहुत आभार मानता हूँ। तो उस समय विवेक तनखा साहब ने तो क्या, उनको दिलचस्पी या उनका थोड़ा बैकग्राउंड भी था पॉलिटिकल, उनके फादर इन लॉ की वजह से, तो उनकी दिलचस्पी पॉलिटिक्स में थी। तो उन्होंने तो बहुत जल्दी 2 हफ्ते में ही फैसला कर लिया कि मुझको जज नहीं बनना है, उन्होंने अपने नाम वापस ले लिया। मेरी प्रक्रिया ज़रूर आगे बढ़ती रही और धीरे धीरे बहुत रुकावटों के साथ बढ़ती रही, बहुत रोड़े लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने मेरा नाम अप्रूव कर दिया था, क्लियर कर दिया था, बावजूद इसके कि मैं बहुत कम उम्र का था। शायद ऐसा लोग कहते हैं, और जैसा मुझको कहा कि राम जेठमलानी जी उस समय जब लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने तो ये कहा कि भाई इनको हाई कोर्ट जज नहीं बनाने की बात नहीं है, इनको तो फ्यूचर CJI बनाने की बात है। तो बहुत रोड़े लगाए गए और अंततः कुछ इस तरह का माहौल बन गया। जब नाम मेरा क्लियर किया गया तब इतनी देर हो चुकी थी और मन में इतना रंज भर चुका था मेरे विशेष तौर पर मेरी श्रीमती जी के मन में। उन्होंने कहा कि ये बहुत नाइंसाफ़ी होती है यहाँ पर, उसमें जाना नहीं है।
तो फिर मैंने अपना नाम वापस ले लिया, और उस अवस्था में जबकि फाइल राष्ट्रपति भवन में थी उनके अंतिम दस्तखत के लिए। सिग्नेचर के लिए। जी, तो पता नहीं ये भविष्य। डार्क साइड नहीं दिखाता, जुडिशरी सिस्टम का एक डार्क साइड नहीं दिखाता? आप भी आई थिंक बहुत खुल के हाँ, नहीं बोल रहे हैं, जी। मैं भी खुल के सवाल नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन नहीं, ये एक आप पूछ सिस्टम सकती है। हैं, और डार्क साइड तो है। क्योंकि एक जो डार्क सिस्टम साइड तो यहाँ पे है भी इसमें। नेपोटिज्म की बात हम कहें तो जी, काफ़ी हद तक डार्क सही साइड है। तो है इसमें, और ये कुरीति बहुत दिनों से चली आ रही है। लेकिन पिछले 30 का जो साल का अनुभव हुआ है, जब तक ये कॉलेजियम सिस्टम जब आ गया है, हालांकि कॉलेजियम तो मेरे फेवर में था उस समय, सरकार ने अपनी कृपा मुझ पर नहीं दिखाई तो बहुत देर दिखाई, तो बहुत डार्क साइड है। और जिसका वैसे परिणाम, यूजुअली क्या प्रोसेस रहता है, कैसे सिलेक्शन होता है? जो कॉलेजियम की आप बात कर रहे हैं उसमें देखिए, क्या प्रोसेस जो होता है? संविधान के मुताबिक अगर आप चलें, और संविधान को तो हर किसी को उसका पालन करना करना ही चाहिए, और जजेस जब यहाँ जब बैठते हैं तो वो तो संविधान की ओथ ही लेते हैं कि वो उसका पालन करेंगे। प्रक्रिया ये है कि जो श्रेष्ठतम योग्यता वाला हो, जो मेरिट वाला है, उसका चुनाव चीफ जस्टिस और उनके बैठ के साथ में जो जजेस हैं, सीनियर जजेस, वो करते हैं, और करना चाहिए उनका। फिर वो सरकार के पास जाता है उनकी राय के लिए, उसके बाद से गवर्नर से होते हुए केंद्रीय सरकार के पास पहुंचता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, सीजीआई अपने कॉलेजियम के साथ उस पर विचार करते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट में, और फिर अंततः प्रेसिडेंट। इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ एक ही कंसिडरेशन है, एक ही विचार होना चाहिए, मेरिट कि मेरिट। आज मुझे कहने में ज़रा भी हिचक नहीं है कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो आप देश की विभिन्न समस्याएं, किसी एक पर मैं केंद्रित नहीं करना चाहता, वो उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है हमारी न्यायिक व्यवस्था की है। डेमोक्रेसी में देखिए, प्रजातंत्र है, और ये तंत्र जो है प्रजा के लिए है। उसका कस्टोडियन सिर्फ एकमात्र है, वो जुडिशरी है, जो प्रजा के अधिकार है और जो उनका हित है, उसका जो संरक्षक है या पालक है, वो जुडिशरी है। जुडिशरी अगर कमज़ोर होती है, और किसी कारण से अगर उसमें जो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, या मेरिट वाले लोग नहीं आते हैं जो कि निष्पक्ष न्याय कर सकें, अपनी जिम्मेदारी को समझें, और जो खाली उसमें लाए जाते हैं कंसिडरेशन में कि ये फलाना है, ये किसी का ये बैकग्राउंड है, किसी का ऐसा बैकग्राउंड, उससे रिश्ता रखता है, उससे नाता रखता है, तो वो फिर जुडिशरी के हित में नहीं है, फिर वो देश के हित में भी नहीं है, और यही स्थिति हम भोग रहे हैं यहाँ पर। तो क्या लगता है, ये सिचुएशन देखकर आपको क्या लग रहा है कि अगर हम अभी भारत की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी समस्या, और लीगल अगर हम जुडिशरी की भी बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमको ये देखिए, इतने बड़ा आज 1.5 बिलियन का जो हमारा देश है, इसकी जनसंख्या है, उसके और जनसंख्या के साथ साथ बहुत सी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ये सब होती जा रही हैं, तो लिटिगेशन तो होगा। लोगों में जागरूकता आ रही है अपने अधिकारों के प्रति, तो लिटिगेशन तो होगा। सरकार का रवैया कुछ इस तरह का होता है कि वो एक जो वेलफेयर स्टेट की जो परिकल्पना है, उससे दूर होके काम करती हुई पाई जाती है। तो लिटिगेशन का होना बढ़ना तो स्वाभाविक एक प्रक्रिया है, और इसको कम करने का सिर्फ एक ही है कि आप अच्छे न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाइए। देखिए, मेरा ये मानना है, और मैं अक्सर ये कई मंचों पर कह चुका हूँ, कई सेमिनार्स वगैरह में मैं इस बात को कहता हूँ कि एक अच्छा न्यायाधीश अगर है, वो ईमानदारी से एक फैसला करता है, और सबसे मैं उन विवादों की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक परिवार में झगड़ा हो रहा है, पड़ोसियों में झगड़ा हो रहा है, ज़मीन का विवाद है या कुछ और है। मैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो लिटिगेंट है हमारे देश में, वो स्टेट खुद है, सरकार खुद है, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। सबसे ज़्यादा लिटिगेशन उन्हीं के साथ होता है। एक अच्छा निर्णय देके, जो कि एक नज़ीर बन सके और उसका सख्ती से पालन करके, आप उस तरह के कम से कम नहीं तो 50 से 100 मुकदमे होने से रोक सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण, सरकारी कर्मचारी है,
जी। उसका एक प्रमोशन का मामला है। उस प्रमोशन के मामले में आपने देखा कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ और अनन्य कारणों से उसको इग्नोर किया गया। आप एक अच्छा फैसला दीजिए और एक ऐसी नज़ीर बनाइए कि फिर दोबारा वो गलती कोई भी डिपार्टमेंट ना करे। ना करे। तो तो आपको लगता है कि मैंने सख्ती से या सख्ती हाँ, वाले जो सख्ती बहुत कानून आवश्यक है और वहीं सख्ती नहीं होती है। जुडिशरी में इतना पता नहीं क्यों किस बल की कमी है कि वो सख्ती नहीं दिखाते हैं। कंटेम्प्ट का पावर इनके पास है, मगर अपने आदेश के पालन को जिस तरह से उनको कराना चाहिए उसके बजाय वो स्वयं के लिए ज़्यादा उतने अपने मान सम्मान अभिमान की रक्षा के लिए उसका उपयोग ज़्यादा करना पसंद करते हैं। मुझे लगता है इसका कारण ये भी हो सकता है कि आज अगर हम देखें, अगर बहुत जैसे भी आपने भी कहा या माना जाए, तो जुडिशरी एक ऐसा सिस्टम है किसी भी कंट्री के लिए कि वो सर्वोच्चम होना चाहिए और उसमें किसी भी तरह का कोई राग लपेट नहीं होना चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बट आज का जो एरा है वहाँ पर बहुत सारे लोगों की या बहुत सारे सिस्टम का दखल भी जुडिशरी में है और आई थिंक कहीं ना कहीं वो ओवर पावर भी हुआ है। सो आपको अभी अगर देखें तो क्या मोस्ट पावरफुल चीज़ क्या लगती है? जुडिशरी है, गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूशंस हैं, मीडिया है या फिर पब्लिक है? गवर्नमेंट और मीडिया। पब्लिक तो निश्चित रूप से नहीं है। जुडिशरी भी कमज़ोर हो गई है। अब किन किन कारणों से ये बड़े विवाद का विषय है। जो हम कहेंगे वो नहीं स्वीकार करेंगे, जो वो कहेंगे हम स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन बात सच्चाई ये है कि कमज़ोर पड़ गई है और गवर्नमेंट और मीडिया ने टेक ओवर कर लिया है एक तरीके से। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि टेक ओवर नहीं कर लिया, मगर प्रभाव है इनका, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थोड़ा इंटरफेरेंस ऐसा या प्रभाव मुझको समझ में आता है ये कि है, जो कि नहीं होना चाहिए। कैसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि इसी की वजह शायद ये इसके है कि लिए आज एक बहुत आम व्यक्ति है, उसका जुडिशरी से विश्वास उठता चला जा रहा बिल्कुल है। उठता जा रहा है, बहुत कम हो गया है, बहुत और निरंतर कम होता जा रहा है। अब अभी मैं जब मेरा ये प्रवास इन दिनों का रहा, कोई एक बड़ा प्रकरण है जिसमें कुछ लोग मेरे से बातचीत करने आए, तो सब कुछ उनको बताया गया। उनके प्रकरण में बहुत दम था, बल था, उनके साथ न्याय नहीं हुआ था यहाँ पर। और जब उनको सलाह दी गई कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, बोले साहब क्या करेंगे जाके, आपको फीस ही भर देंगे, कुछ हमको मिलने वाला तो है नहीं वहाँ से। ये भावना जो है मुझको बहुत बुरा लगा ये कि आज अगर लोग इस तरह से अपना मन बना के बैठे हुए कि हमको तो कुछ न्याय मिलने वाला नहीं है, ये बड़ी निराशाजनक स्थिति है, बड़ी चिंताजनक स्थिति है। तो यही असर मुझे लगता है आज के जो युवा बच्चे जो भी इस सर्विसेज में आना चाहते हैं, जुडिशरी में आना चाहते हैं, लॉयर्स बन रहे हैं, लेकिन एक सर्टन टाइम के बाद उनको जैसे कहते हैं ना, उनका मोह भंग हो जाता है। जब वो एग्ज़ाम देते हैं, पढ़ने जाते हैं, तब तो एक अलग भाव से जाते हैं और उसका एक कारण तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है और आगे चल के उनको लगता है कि कोई फ्यूचर नहीं है जब तक आपकी कोई अप्रोच नहीं है या आप कुछ जोड़ तोड़ नहीं करेंगे या कोई नेटवर्किंग नहीं होगी तो आपको सक्सेसफुल आप नहीं हो पाएंगे। और दूसरा कारण ये है कि जितने भी फर्म्स में या कॉरपोरेट सेक्टर में जो बच्चा ज्वाइन करता है वो एक तरीके से समझ लीजिए कि 24 घंटे का बधुआ मजदूर हो जाता है। तो ये क्या मतलब ये एग्जैजरेट की हुई चीज़ें हैं या इसी तरह से होता है? नहीं, एग्जैजरेशन इसमें कुछ भी नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और बच्चे जूझ रहे हैं इससे, बहुत कंफ्यूज्ड है बच्चे, बड़े उनके बारे में उनको ये समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। उनमें हौसला बहुत है, उनमें काबिलियत बहुत है, मगर वो बड़े एक क्रॉस रोड पर जैसे खड़े हुए हैं ऐसे लगते हैं। तो अब इसके दो चीज़ हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये अवस्था कैसे निर्मित हो रही है। जो प्रोफेशन है हमारा लीगल प्रोफेशन, ये ट्रेडिशनली या कन्वेंशनली तो लिटिगेशन का प्रोफेशन है। जो लॉयर की जो है वो एक लिटिगेटर के नाम पे, कि वो अदालत जो न्याय की संस्था है उसके और जो न्याय का जो की आकांक्षा रखता है, जो पीड़ित है, उसके बीच में एक माध्यम का काम करता है, एक इंटरमीडिएरी है वो। इसलिए उस पर बहुत विश्वास है और इसलिए उससे अपेक्षा की जाती भी है कि वो बहुत योग्य है, सम्मानीय है और उसका पक्ष अच्छे ढंग से कोर्ट के सामने
प्रस्तुत कर सकेगा और न्याय दिलाने में उसको मदद करेगा। ये कन्वेंशनल ये जो है, इसलिए हम आप जितने भी जानते हैं सब, हमने जब सन 1981 में वकालत शुरू की तो ये लॉ फॉर्म वगैरह तो हम कुछ नहीं जानते थे, सब कुछ बात ही नहीं होती थी सब चीज़ों की। धीरे धीरे क्या हुआ है इसका कि जब बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लोजन होने लगा, संख्या बढ़ने लगी और लिटिगेशन बहुत बढ़ने लगे, हाई वैल्यू कमर्शियल लिटिगेशन होने लगे, तो इस प्रोफेशन का एक कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है। इस प्रोफेशन ने एक कॉर्पोरेट का रूप धारण कर लिया है, जहाँ पर जो लिटिगेशन का जो रोल है एक लिटिगेटिंग काउंसिल का, वो रोल बहुत ही नगण्य सा या दूसरे दर्जे का सा हो गया है यहाँ पर। अच्छा, उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो है, जिसमें कि लॉ फर्म है, इन हाउस जैसे लीगल टीम हुआ करती है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स अपने अपने इन हाउस वो रखते हैं, वो देखते हैं कि भाई हर बार वकील के पास जाने के बजाय तो और फीस देने के बजाय बेहतर है कि अपने ही लोगों को अपने अंदर रखें जो कि हमारे मामले मुकदमे देखें। तो ये सब होने की वजह से बच्चों को शुरुआत में तो बहुत चमक दमक उसमें नज़र आती है, बड़ा आकर्षण नज़र आता है, लेकिन वो जब चले जाते हैं, और ये जो कॉरपोरेट हैं वो तो जानते हैं, वो आप जानती हैं कि कितने असंवेदनशील होते हैं, उनको तो अपना बिजनेस चाहिए, उनको बनाना है, उनका दे आर ओनली देयर टू मेक मनी, इसलिए बहुत उसका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। इंग्लैंड में देखिए, वहाँ पर ये रूल है या बहुत से देशों में कि आप एक पर्टिकुलर आवर के ज़्यादा आप वीक में उससे काम नहीं ले सकते, नहीं कर, वरना बहुत गंभीर अपराध है। यहाँ तो देखिए सारी रात रात बैठाए रखते हैं, और वो भी जो महिला जो है, जो यंग गर्ल्स हैं, उनको बैठा के रखते हैं जी। जो कि मैं बहुत आपत्तिजनक मानता हूँ इसको, मैं, ये होना नहीं चाहिए। अब बच्चे इधर इस तरफ तो चले गए, अब बच्चे के ऊपर पीयर प्रेशर भी बहुत है। एक और कारण बताऊं जो कि मैंने अनुभव किया, और एक उदाहरण मेरे सामने आया जिसने मुझको झकझोर के रख दिया। एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था इसी हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, उससे मेरा इंटरेक्शन हुआ। उसका एक सिलेक्शन आईआईटी में हो गया था, उसको बॉम्बे में मिल गया, लेकिन उसका पैशन इतना ज़्यादा था कि वो लॉ करना चाहता था, और इसके फर्स्ट या सेकंड बैच का स्टूडेंट था वो। उसके माँ बाप बहुत साधारण परिवार से थे, सरकारी नौकरी में थे, और यहाँ पढ़ाने के लिए उन लोगों ने लोन वोन लिया, सब कुछ किया उसके पढ़ाई, और उसको बाद में सिंगापुर गया, उसके लिए लोन लिया। जब वापस आया तो प्रैक्टिस करना चाहता था, पर माँ बाप जो है उस पर दबाव डाल रहे थे कि तुम तुरंत नौकरी ढूंढो और करो। वो बच्चा बड़ा परेशान, मजबूरन माँ बाप के दबाव में, माता पिता के, उसको कॉर्पोरेट में जाना पड़ा, लेकिन वो वहाँ जाके फ्रस्ट्रेट हो गया बिल्कुल वो तो, क्योंकि जो उसकी क्षमता थी, जो काबिलियत के उसके मुताबिक वो काम ही नहीं कर पाता। तो मुझको बाद में ये पता चला कि अब पिता का, माता पिता का दबाव था, या उसको दबाव कह लीजिए, या जो कुछ भी उनकी मजबूरी थी, ये थी कि उनकी जो लोन जो था उसको चुकाना था। इसलिए ये तो ऐसे बहुत से परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जहाँ बच्चे सही निर्णय नहीं ले पाते। लिटिगेशन प्रोफेशन में ये है कि थोड़ा वेटिंग पीरियड है, कभी किसी का कम, किसी का लंबा, जिनकी लीगेसी है, जिनका हेरिटेज है, जिनको विरासत में मिला है, उनके लिए कम हो सकता है। जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसके बाद तो फिर आसमान ही एक सीमा है। लेकिन अगर कोई युवा जिसे लिटिगेशन में भी नहीं जाना है, जिसने कॉरपोरेट या फर्म्स का भी काम करके देख लिया, उसे वो भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे क्या और स्ट्रीम्स हो सकती हैं, और ऐसे कौन से एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर इस फील्ड में कोई बच्चा करियर बना सकता है? क्योंकि एआई के आने से अभी नई संभावनाएं तो ज़रूर खुली हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्या एआई जुडिशरी सर्विसेज में या लीगल पार्ट्स में पूरी तरह से फिट हो जाएगा? क्योंकि एआई में अभी भी ये माना जा रहा है कि मानवीय संवेदना तो नहीं है, और आपने शुरुआत में ही ये कहा कि ये पक्ष यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर मानवीय संवेदना होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरे दो सवाल हो गए एक साथ। जी देखो, मैं समझ रहा हूँ। तो एआई देखिए सब्स्टिट्यूट तो हो ही नहीं सकता जुडिशियल सिस्टम में, ना तो लॉयर के लिए ना तो जज के लिए, दोनों के लिए नहीं हो सकता। क्योंकि एक अच्छे लॉयर को अपना काम करने के लिए क्रिएटिविटी चाहिए, वो तो सिर्फ आपके दिमाग से ही आएगी।
पहले तो आपके दिल में थोड़ी सी कुछ संवेदना हो, को दिल में हलचल हो, और फिर दिमाग में उसकी वजह से कुछ क्रिएटिविटी, सोच विचार हो और आप नई बात कुछ कर सकें। और यही बात जो है वो जज के लिए लागू होती है। कोई भी जज जो है वो बिना करुणा के या दया के या कंपैशन के तो जस्टिस नहीं कर सकता। मैं इस बात को कभी मानने को तैयार नहीं हूँ। वो मैकेनिकली जज करता होगा, वो खाली प्रकरण का निपटारा कर देता है, इधर से उधर फाइल कर देता होगा, पर न्याय तो नहीं करता होगा वो, और नहीं कर सकता है। ये दोनों चीज़ों के लिए एआई कोई मदद नहीं कर सकता, और जो लोग एआई का उपयोग करने लगे हैं वो मेरे ख्याल से मिसगाइडेड हैं, उनको नहीं करना चाहिए। एआई का सहारा जितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, अपने रिसोर्सेज को, अपने रिसर्च के लिए, इन सब के लिए आप कर लीजिए, पर जहाँ आपके जिस क्षेत्र में आपके दिमाग का जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वो वही कर सकता है। ये बड़ा स्पष्ट लोगों को मालूम होना चाहिए, और तभी वो, वरना क्या है कि टेक्नोलॉजी के सहारे ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। अब टेक्नोलॉजी से ज़्यादा के माध्यम से व्यवस्था को और सुचारू कर सकते हैं, अपने को और ज़्यादा अपने ऑफिस को स्मार्ट बना सकते हैं, एफिशिएंट बना सकते हैं, मगर उसके बाद तो एआई का ह्यूमन टच तो चाहिए ही चाहिए इसके। और अगर कोई स्टूडेंट या कोई बच्चे जो भी इस फील्ड में हैं तो उनके लिए क्या और ऐसे रास्ते हो सकते हैं? अब मैं उसके बारे में देखिए, मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ है ऐसे उसमें कि मेरे जो यहाँ इंटर्नशिप किए या मेरे जूनियर हो, वो ऐसे कुछ कारण से वो चले गए वहाँ कॉरपोरेट वगैरह में चले गए, और लौट के आए कुछ सालों के बाद, 2 साल, किसी के बाद 3 साल, कोई 4 साल के बाद वो आए हैं, और उन्होंने लिटिगेशन प्रैक्टिस ज्वाइन की है। लिटिगेशन प्रैक्टिस ही असली मैं समझता हूँ कि लीगल प्रोफेशन है, बाकी तो क्योंकि वो एक प्रोफेशन है, बाकी तो सब बिजनेस है। वो कमर्शलाइजेशन है उसका, आपके टैलेंट को कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वहाँ पर आपका तो सिर्फ डेस्क में काम है, लिखा पढ़ी का काम कर रहे हैं, आप एक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, वो भी आपके सब कुछ उसके फॉर्मेट तैयार मिलते हैं, आपको उससे डाउनलोड कर लेते हैं, गूगल से कर लेते हैं, तो वो तो नहीं है। मैं उसको तो प्रोफेशन नहीं मानता। प्रोफेशन में जब तक आपका जो वो वर्ग है जो कि न्याय की आकांक्षा रखता है और उससे किसी अन्याय से पीड़ित है, जब तक आपका उससे वास्ता न बने और आप उसके लिए कोई मददगार न साबित हो, तो मैं समझता हूँ कि न्याय से तो आप नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है, अब इसमें मानसिकता या तो सामाजिक मानसिकता है या प्रोफेशन की मानसिकता है, ये आप बताएंगे। लिटिगेशन के लिए ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों के लिए या फीमेल्स के लिए वो बहुत अच्छा एक एरिया नहीं है, और लंबे समय तक करना वहाँ पर उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, या वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती या रिटेन नहीं कर सकती। तो क्या कारण आपको ऐसा लगता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? या तो ये सिर्फ एक सामाजिक धारणा है या एक्चुअल प्रोफेशन की कोई प्रॉब्लम है? कुछ सच्चाई तो थी, कुछ हद तक या काफ़ी हद तक इसमें सच्चाई थी कि शुरुआत में, या मैं कहूँ आज से 20 साल पहले की बात है, तो कोई बहुत अच्छा माहौल तो नहीं था लड़कियों के लिए, या जो महिलाएं अगर आना लॉयर्स हैं चाहती उनके हैं, लिए नहीं था, और एक जेंडर बायस तो हुआ करता था। थोड़ा बहुत तो शायद अभी भी है, अभी उनको वो समान वो नहीं मिलता है, ऐसा मेरा अपना मानना है। बहुत से मेरे मित्र इस बात से राज़ी नहीं होंगे, लेकिन ऐसा लगता है, कभी कभी अनुभव होता है। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं, लड़कियाँ बड़ी तेज़ी से सामने आ रही हैं। आज आप मैं बताऊं कि मेरे दिल्ली के ऑफिस में 12 जूनियर, उनमें से 11 लड़कियां हैं। एक ही कृष्ण कन्हैया एक है बस, बाकी एक लड़का है, बाकी तो सारी 11 लड़कियां हैं, और इतना अच्छा काम करती हैं मैं आपको बता नहीं सकता। लड़के भी अच्छा काम करते हैं, मगर जो लगन, जो डेडिकेशन जो उनमें है, और जितना वो उन्हें बहुत है। बड़ी अच्छी लॉयर्स हो रही हैं, जज हो रही हैं। अभी देखिए, बहुत ही हाल में एक लेडी लॉयर जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी, बहुत अच्छी लॉयर इंसान, उनका डायरेक्ट एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। आज 5 या 6 हाई कोर्ट्स की चीफ जस्टिस विमेन हैं हमारे, उसमें ये चल रहा है। तो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं ये वो निरंतर, मैं तो ये मानता हूँ कि वो
मेल लॉयर्स को पीछे छोड़ते जा रही हैं। जैसे बात करें, अगर जुडिशरी सर्विसेज की बात की हमने, न्यायपालिका की बात हो रही है, हर देश के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। आम इंसान हर चीज़ के लिए एक ब्लेम डालता है। ये ठीक है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हर सिस्टम के अपने फॉल्ट्स होते हैं, अपने फ्लॉज होते हैं, बट आपको लगता है कि हमारी जो देश के लोग हैं वो अधिकारों की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों की कम करते कर्तव्यों हैं, का जो बस। उनका बोध है वो आपने खोता बहुत चला अच्छी जा बात रहा कही है। है, और मैं यही इसमें कि देखिए, अधिकार तो आपके हैं, दिए हुए हैं, लेकिन कोई भी अधिकार ऐसा नहीं है जो कर्तव्य के बिना होता है। समाज ने आपको अधिकार दिया, संविधान ने, तो संविधान भी क्या, समाज का एक दर्पण ही तो है। वही आपसे कर्तव्य की भी अपेक्षा करता है। तो जिम्मेदार नागरिक होने के लिए, और यहाँ पर मैं थोड़ा आने होता कि मैं शिक्षा के महत्व को ये समझता हूँ कि शिक्षा में का मूल उद्देश्य जो होना चाहिए कि देश में अच्छे, सजग और जिम्मेदार नागरिक बना के तैयार करें। तो अगर जिम्मेदार नागरिक होंगे तो फिर वो अपने कर्तव्य का उनको बोध होगा, और फिर बहुत सी समस्याएं तो अपने आप में निपट जाएंगी ना। आज आपके मोहल्ले में गंदगी है, घर में ये सही, क्योंकि लोग ये तो जानते हैं कि हमारा घर साफ होना चाहिए, हमारे घर की सफाई होनी चाहिए, मगर अपना कचरा दूसरे के दरवाजे में डाल देंगे, सड़क में डाल देंगे, वहाँ कर्तव्य का बोध उनको नहीं है कि भाई। तो इससे तो मुझे लगता है कि सख्ती से ज़्यादा चरित्र बनाने पर ज़्यादा बहुत जोर देना ज़्यादा, चाहिए। यही मेरा है कि ये बातें सिखाना बहुत ज़रूरी है, और हमारी शिक्षा प्रणाली का बहुत बड़ा दोष है कि इस पर पूरा कोई वो नहीं हो रहा है। जी, आप जिस प्रोफेशन में हैं और आप इतना बिजी रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, इतने बड़े बड़े आपने केसेस लड़े हैं, लेकिन आपके बारे में एक चीज़ ये कही जाती है कि आप घर की जो आपकी ज़िंदगी है और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसका आप बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखते हैं। तो ये क्या शुरुआत से था या एक किसी पॉइंट पर आकर के समझ में आया, और उसे कैसे रखते हैं? क्योंकि आज सिर्फ लीगल प्रोफेशन नहीं, किसी भी प्रोफेशन में कोई भी व्यक्ति है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो लाइफ और वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ, इसमें बैलेंस बनाने में वो उनको मुश्किल होती है, और उनके पास अलग अलग तरह के एक्सक्यूज़ेस होते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, ये तो बड़ा एक इंडिविजुअल सा वो है, हर किसी का अपना अपना एक ओपिनियन होता है, और मैंने ये समझा परिवार एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, और परिवार में मैं जो हमारे परिवार यानी ब्लड रिलेशंस हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, उनको नहीं, मैं अपनी एक एक्सटेंडेड फैमिली बना के रखता हूँ, समझता हूँ। हर वो आदमी जो मेरे जीवन को आसान करता है वो मेरे परिवार का सदस्य है। तो मैंने इस बात को समझा कि उनके प्रति जो जिम्मेदारी है वो मैं अपनी हमेशा मैं पूरी करूँगा जहाँ तक कर सकता हूँ, और प्रोफेशन का सहारा लेके ही मैं कर सकता हूँ। प्रोफेशन में देखिए, कोई भी प्रोफेशन उसमें बहुत कमिटमेंट की बहुत आवश्यकता है, और बहुत लीगल प्रोफेशन तो बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं 1980 से लेके 2000 कोविड जब तक हुआ, कोविड में मैं ज़रूर बीमार हो गया, तो उस समय तक मुझको नहीं याद आता, और आज भी शायद वही स्थिति है कि मैं 4 घंटे से ज़्यादा सोया नहीं हूँ कभी अपनी ज़िंदगी में, मैंने कभी उससे ज़्यादा नींद नहीं पाई मुझको। तो मैंने ये माना कि मैं जितना भी प्रोफेशन को समय दूंगा और उससे जो कुछ भी हासिल करूंगा उसका लाभ मैं अपने जनों को, अपने परिवार को, और परिवार में मैं सब मैंने बताया कि एक्सटेंडेड फैमिली मेरी है। आज मुझको कहते हुए बड़ी खुशी है, आप इसको मेरा दम या अभिमान मत समझिएगा, कि मैं बहुत छोटा सा एक इंडिविजुअल हूँ, मैं तो कोई कंपनी, कॉरपोरेट या फर्म नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं 40 से 45 परिवार का सहयोग करता हूँ हर महीने उनके गुजारे के लिए। जो लोग वो मेरे सहभागी हैं, उनको ये मैं नहीं कहता कि वो मेरे स्टाफ में है या एम्प्लॉय, वो मेरे सहभागी हैं, जो मेरी हर तरह से कदम कदम पर मेरी मदद करते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, मेरी शक्ति को बढ़ाते हैं। तो ये इसको मैंने अपना एक धर्म समझ लिया, अपना कर्तव्य समझ लिया कि तो जो भी समय मेरा प्रोफेशन से बचता है वो मैं परिवार को देता हूँ, अपनी
श्रीमती जी के माध्यम से, अपनी पत्नी के माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से। और बस यही एक छोटी सी भावना है, इसमें कोई नहीं। अगर संविधान को आपको एक सेंटेंस में बोलना हो तो आप क्या बताएंगे संविधान के लिए, एक ले पर्सन के लिए? देखिए, संविधान तो एक मूल मंत्र है जीवन का। इसका धर्म से कोई संबंध है, मगर ये एक धर्म है। ये संविधान को धर्म के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि संविधान, अब उसका मैं थोड़ा सा एम्प्लीफिकेशन करता हूँ, उसका एलोबोरेशन ये करता हूँ कि जिन लोगों ने संविधान बनाया उन लोगों ने इस देश की उस समय की दशा देखी, इस समाज की दशा देखी, यहाँ की कुरीतियाँ जो थी उसकी दशा देखी, और संविधान को इतने अच्छे ढंग से बनाया गया, इतना विचार विमर्श के बाद उन अनुभवों के साथ बनाया गया कि उन सब के बारे में अधिकार हैं, उनके बारे में क्या होना चाहिए, कैसी प्रजातंत्र है तो उसमें प्रजातंत्र में क्या होना चाहिए लोग। तो इसको हमको एक धर्म के रूप में स्वीकार करना होगा, जो हमारे पूर्वज हमको दे गए हैं, सिखा गए हैं। और अगर इसका मैं बहुत दृढ़ विश्वास के साथ आपको काम कर सकता हूँ कि अगर हमारी संस्थाएं और हमारे लोग जो हैं वो संविधान के रूप अगर कार्य करने लगें और उसकी मंशा को और उससे खिलवाड़ ना करें, उसकी हत्या ना करें, तो हम न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। हमारी ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो लाभ हमको मिलने वाला है कि संविधान के पालन से हम एकजुट हो जाएंगे। एकजुटता जो है, यूनिटी और फ्रेटर्निटी, जो कि उसके प्रियम्बल में लिखी इंटीग्रिटी, वो हमको हासिल हो जाएगी। हम बटे नहीं होंगे, हमारे दिल और दिमाग बटे नहीं होंगे, एक होंगे। हमारी एक राह होगी, एक मंजिल होगी, और हम ज़रूर वहाँ पहुँचेंगे। फिर हम लोगों को कोई सुपर पावर बनने से तो रोक ही नहीं सकता। लेकिन आपने अपने जो आपका करियर रहा है उसमें कभी आपने संविधान की भी महत्ता बताई और जुडिशरी की भी आपने महत्ता बताई, लेकिन कभी आपको ऐसा लगा आपके किसी भी केस के दौरान कि सच्चाई कुछ और है, आपका दिल कुछ और कह रहा है और कानून कुछ और कह रहा है? ऐसी जो एक असमंजस की स्थिति रही हो कि कानून उस चीज़ को कुछ बोल रहा है लेकिन आपका मैं एनालिसिस असमंजस की स्थिति में नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़े आप? मैं नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं बिल्कुल बड़ा यहाँ मैं हो रहा है ये ठीक बात नहीं है, लेकिन जब आप प्रश्न कुछ ऐसा कर रही हैं मुझसे ही केंद्रित, तो मैं जवाब देना मुझे लिए लाजमी हो जाता है। ऐसे जब टकराव के आए, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़े संवैधानिक पद को मैंने प्राप्त किया मेरे पूर्वजों के और प्रभु की कृपा से, और मैं पहला एडवोकेट जनरल बना। बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे सामने, क्योंकि उस समय सारी व्यवस्था कायम करनी थी, हर इंस्टीट्यूशन को बनाना था। और उस समय के जो चीफ मिनिस्टर साहब थे वो मुझको जबलपुर से खींच कर ले आए यहाँ पर, क्योंकि मेरा जो थोड़ा बहुत अनुभव था ये सबको देखते हुए। मगर उस समय मैं आपको ये बताऊं कि आज पहली बार शायद मैं पब्लिकली इस बात को रख रहा हूँ कि 3 मौके ऐसे आए जब मेरा अंतर्विरोध हुआ कुछ में, और मैंने स्पष्ट कर दिया कि मुझ पर दबाव मत बनाइए आप। और मैंने कागज़ कलम उठाए और चिट्ठी भेज दी कि मुझे क्षमा करें, अब मैं जाता हूँ अपने घर, जहाँ से आया था वहाँ जाता हूँ। सुनील कुमार जी इस बात के साक्षी हैं, जो यहाँ पर रहे उस समय पर सेक्रेटरी हैं। वो कह रहे थे मैं किताब लिख रहा हूँ, उसमें ये सब बातों का जिक्र होगा। तो मैंने तो सीधा ये कहा कि या तो होगा जो वो इसके मुताबिक होगा, और नहीं तो नहीं होगा, मेरे हाथ से तो कुछ ऐसा नहीं होगा। तो ये भावना जब तक आप त्याग की नहीं रखेंगे कि आप छोड़ने को तैयार हैं, आप मतलब ऑनेस्टी जिसको कहें कि अगर आप ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, क्योंकि मेरा ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा था, मैं उस पद के लिए कर रहा था जिसको मैं होल्ड करता था। तो ये जो ताकत जिसको हम कहें कि ये बहुत बड़ी ताकत है, ऑनेस्ट होना और क्लियर होना, ये बहुत बड़ी ताकत है। तो ये ताकत आप में संवेदनशीलता से आई, क्योंकि आप लिखते भी हैं, और एक कवि जो होता है वो बहुत संवेदनशील होता है, और ये जो कॉम्बिनेशन है कि अगर आप में क्लैरिटी है, आप में ऑनेस्टी है और आप में संवेदनशीलता है, तो ये आई थिंक आप जहाँ आज पहुँचे हैं, ये 3 चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट रही। मैं तो समझता हूँ कि ये सब ये चीज़ें इंस्टिंक्ट जो है ना हर किसी में होती हैं, किसी में किसी समय से उभर कर सामने आ जाती हैं, कहीं किसी परिस्थितिवश लोगों की
व्यक्तिगत या पारिवारिक या सामाजिक उसकी वजह से दब के रह दब जाती जाती हैं। है। मगर ये प्रतिभा जो है या जो थोड़ी बहुत जो है वो हर किसी में है। हर व्यक्ति संवेदनशील है। उसकी संवेदनशीलता दूसरे कारणों से अगर प्रभावित है या मर जाती हो तो एक अलग बात है। वो उसमें कुछ लोग समझौता जानबूझ के करते हैं, वो एक ये अलग बात है। और दूसरी बात ये है कि मैं कोई ऐसा कवि तो नहीं हूँ। मैं कवि बिल्कुल नहीं हूँ। लिखते हैं लेकिन कविता आप? नहीं, हाँ मैं कुछ कविता लिखना और एक तुकबंदी कर लेना तो अलग अलग बात है। चलिए लेकिन हाँ तुकबंदी कुछ सुना दीजिए, 2 लाइन। लेकिन एक मैं ज़रा थोड़ा इमोशनल संवेदनशील किस्म का आदमी हूँ और मैं बड़े क्लोजली चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। जी जी। और भगवान ने कुछ ऐसी मेरे को वो दी कि मैं शब्दों में कभी कभी उसको व्यक्त कर लेता हूँ। बस इतनी सी बात है। जी। दिवाली, कोई मुझे एक वजह तो बताए, कोई मुझे एक वजह तो बताए, क्यों मैं दिवाली मनाऊं। मैं स्वयं से अपना ये प्रश्न कर रहा हूँ। कोई मुझे एक वजह तो बताए, क्यों मैं दिवाली मनाऊं। कैलेंडर में एक तारीख के आए, क्यों मैं मन हर्षाऊं। दिवाली बस एक तारीख का सवाल है। फलाने तारीख को दिवाली है तो बस हो अल्लाह है। सुबह की रोशनी में काला कुहासा, सुबह की रोशनी में काला कुहासा, नीले आसमान पर जहरीली छाया। दिल्ली के संदर्भ में है। सुबह की रोशनी में काला कुहासा, नीले आसमान पर जहरीली छाया, यमुना के पानी में जहर समाया, सांस सांस को तरसता जीवन। पॉल्यूशन, सांस सांस को तरसता जीवन, क्यों मैं दिवाली का ढोल बजाऊं। गरीबी लाचारी में तड़पता यौवन, गरीबी लाचारी में तड़पता यौवन, भूख बेघर सड़क पर बीतता जीवन। महलों में सोने चांदी का उजाला, उनका क्या जिनको नसीब नहीं एक निवाला। क्यों मैं अपना घर जगमग सजाऊं, क्यों मैं दिवाली मनाऊं। धन लक्ष्मी ने चुन लिए कुछ ठिकाने, धन लक्ष्मी ने चुन लिए कुछ ठिकाने, धनपतियों ने सजाए महल उन्हें बुलाने। उस घर में नहीं जाती हैं माँ लक्ष्मी, पेट की आग से जहाँ दिए जलाए हैं उन्हें बुलाने। बहुत पेट की आग से जहाँ दिए जलाए हैं उन्हें बुलाने। कैसे मैं लक्ष्मी को घर बुलाऊं, कैसे मैं दिवाली मनाऊं। सुना है अयोध्या नगरी सजी संवरी थी, सुना है अयोध्या नगरी सजी संवरी थी, घर घर घी के दिए से रोशन हुई थी। राम आ रहे थे रावण जीत कर, राम आ रहे थे रावण जीत कर, अब रावण घूम रहे हैं राम हरा कर। कैसे मैं अपने घर दीप जलाऊं, कैसे मैं दिवाली मनाऊं। दिए जलाए अगर दिवाली होती, दिए जलाए अगर दिवाली होती, अंधकार जगत में रोशनी होती। 100 नहीं लाख लाख दिए जलाओ, मेरे मन अंतर्मन में तो अंधियारा छाया। मैं कितने दीप जलाऊं, कैसे मैं दीप जलाऊं। बहुत खूब। तो ऐसे ही है बस, बाकी कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, आप आए। नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है और मैं इसे हमेशा एक यादगार बना के रखूँगा। जी ज़रूर। आज के इस पूरे कॉन्वर्सेशन में हमें समझ में आया कि न्याय ज़रूर अदालतों में लिखा जाता है, लेकिन अन्याय अक्सर हमारी सोच में जन्म लेता है। और शायद देश बदलने का सबसे आसान रास्ता कानून बदलना नहीं, मानसिकता बदलना है। संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन चरित्र हमें जिम्मेदारी देता है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।